दो ट्रांजैक्शंस में डाउट्स हैं, एक है इंश्योरेंस क्लेम और एक है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। पहले हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। देखो हमारे पास आया लॉस ऑफ गुड्स या लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या थेफ्ट भी हो सकता है। तो लॉस ऑफ गुड्स या लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और बाय फायर, अगर हमें सिर्फ इतनी सी ट्रांजैक्शन गिवन है, सपोज इसका अमाउंट हमें गिवन है 50,000, तो हम एंट्री क्या करेंगे, सपोज लॉस बाय फायर है तो हम कहेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये करेंगे ना हम, सिंपली ये करते हैं और कुछ नहीं करते हैं हम। लॉस ऑफ थेफ्ट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब आगे बात आती है, अगर हमें आगे की इंफॉर्मेशन गिवन हो, इफ दिस लॉस इज इंश्योर्ड, तो हमें आया कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट क्लेम ऑफ 40%। उन्होंने इतना क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कितना लेना है, 40%। 50,000 का 40% 20,000, ये हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। ड्यू हो गया ना, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया, दे एक्सेप्ट, दे एडमिट क्लेम ऑफ 40%, उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, हमने 20,000 उनसे ले लिया, बाकी हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान हो ही गया। तो क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो हमने कहा जो बाकी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू लॉस बाय फायर, ये एंट्री है। बट अगर आपने फॉर एनी रीजन एंट्री कर दी इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड 20,000 टू लॉस बाय फायर 20,000, सिर्फ मतलब जो बचे हुए 30,000 है, आपको ये लगा कि मैंने समझा दिया अभी अच्छे से, लेकिन एग्जाम हॉल में जब तुम्हें भी पता है कि जब आप एग्जाम देने बैठते हो, चाहे कोचिंग का हो चाहे स्कूल का हो, दिमाग पता नहीं क्यों अलग लेवल चल जाता है, और वो अलग लेवल चलने में कभी फायदा भी होता है लेकिन कभी नुकसान भी हो जाता है। तो अगर कभी अलग लेवल चल जाए और तुम्हें लगे यार 30,000 की इनको बात ही नहीं करी हुई, उसको क्यों करना है, तुमने कर दिया इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर, यहाँ पे भी तुम्हारे नंबर नहीं डिडक्ट होंगे अभी हाफ ईयरली तक। एक बार जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तब नंबर कटेंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर में ये वाली एंट्री है, जो हमारा फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर है उसमें ये वाली एंट्री है। तो जब फाइनल एग्जाम होंगे तब ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना कि ये जर्नल का क्वेश्चन है कि फाइनल अकाउंट्स का है। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर आपने ये भी कर दिया तो आपके नंबर पूरे मिलेंगे। बट माइंड इट, अगर किसी के स्कूल में उनके टीचर ने बोला है कि नहीं हम तो P&L नहीं लिखोगे तो काटेंगे, तो फिर उनसे बहस नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सही तो यही है, समझ रहे हो, ये तो अभी तुम्हारे को कॉम्प्रोमाइज करके दे दी गई ये बात, समझ रहे हो। अब अगर इसमें वो ऐसे बोल देते कि क्लेम रिसीव्ड, तो हम क्या एंट्री करते हैं, क्लेम रिसीव हो गया अब तो हमें, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक, हमेशा इंश्योरेंस कंपनी बैंक से ही डील करती है। इंश्योरेंस कंपनी 20,000 हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, जो हमें व्हेन डेटर become insolvent and no debt recovery,
और पार्शियल रिकवरी। या तो हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा, या मिल भी रहा है तो थोड़ा बहुत मिल रहा है। तो बैड डेब्ट्स कब होते हैं? जब भी हमारा कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो हमें उस डेटर से जो भी पैसे मिलने हैं या तो वो पूरे ही नहीं मिल रहे, या मिल भी रहे हैं तो कुछ अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कंप्लीटली लॉस है। लॉस है तो हमें कैसे लिखा होगा? मान लो हमें उन्होंने बोला कि 70 पैसा इन अ रुपी। हमारा कोई एक डेटर था, मान लो वो डेटर 40,000 का था, और हमें ये बोला गया कि 70 पैसे इन अ रुपी। ठीक है, तो 70 पैसे इन अ रुपी मतलब हमें 40,000 में से 70% मिला है। तो हम क्या कहेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट 70% ऑफ 40,000, 28,000। हमें 30% नहीं मिले, तो वो हमारे लिए बैड डेब्ट्स हो गए। और 2 जो भी डेटर है, ठीक है। अगर हमें बोला है कि पूरा ही नहीं मिला, तो हम पूरे 40,000 बैड डेब्ट्स में डाल देंगे। अब अगर ये बात आती है कि लेटर ऑन डेटर्स whose debts declared as bad, यानी कि हमने उनको बैड डेब्ट्स में डाल दिया था, ऑफ रुपीज 20,000। हमने ऐसे कोई डेट थे 20,000 के जो हमने बैड डेब्ट्स में डाल दिए थे। नाउ पे रुपीज 9,000 एज फाइनल सेटलमेंट। तो ये जो फाइनल सेटलमेंट वर्ड है, ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। फाइनल सेटलमेंट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये वर्ड पूरी तरह से तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। अगर वो पहले से बैड डेब्ट्स हो ही चुके थे तो व्हाट इज द पॉइंट? हमें अब जितना भी मिल रहा है वो लॉटरी है, तो हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? यहां पे हमें लैंग्वेज हमेशा लिखी होगी 70 पैसा इन अ रुपी एज फुल एंड फाइनल डिविडेंड। अब एक और लैंग्वेज देखो, मिस्टर ए ये पढ़ो, ये समझ में आई बात, कहानी क्या चल रही है। मिस्टर ए एक डेटर है, 60,000 रुपए लेने हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गए।
फर्स्ट ऑफिशियल रिसीवर से फर्स्ट डिविडेंड मिल गया 40 पैसा इन रुपी। 2 महीने बाद जो बैलेंस अमाउंट था उससे उनको फुल एंड फाइनल पैसा मिल रहा है 20 पैसा इन रुपी। समझे कैसे होगी इसकी एंट्री? एनी आइडिया? तो पहली एंट्री हो गई नहीं, मिस्टर ए 60,000 में से 40% और जो बचेगा वो उनका 20% मिलेगा। हाँ उसके बाद जो बचेगा वो बैड डेट्स में जाएगा। बिल्कुल, ये फर्स्ट डिविडेंड मिला, यहाँ बैड डेट्स नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ ये करेंगे कि कैश टू मिस्टर ए, ठीक है। और फिर दूसरा कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। मिस्टर ए से हमें कितना लेना था? 60,000। 24,000 तो ऊपर हो ही गया, बचा कितना? 36। इस 36,000 में से कितना कैश मिल रहा है? 20%, 7,200। तो 28,800 हमारे बैड डेट्स में। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले जितना मिला फर्स्ट में 40% वो हमने रिसीव किया, फिर सेकंड में हमने देखा कितना बच गया, 36 बचा, उसमें से 20 पैसा इन रुपए मिल गया। अब क्योंकि यहाँ पे हमें लिखा था फर्स्ट डिविडेंड, यहाँ लिखा है फुल एंड फाइनल डिविडेंड, तो जब फर्स्ट डिविडेंड लिखा है मतलब अभी फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है। जब फुल एंड फाइनल लिखा है तभी हम बैड डेट्स में डालेंगे, इस बात का ध्यान रखोगे। समझ में आई ये कहानी? अब देखो, हमारी बैंकिंग की मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। इसके अलावा भी फिर किसी को कोई क्लिक करे तो बता देना, वो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आया कि हमें मार्च 12 को चेक रिसीव हुए, ठीक है। हमने 2026 मार्च 12 को चेक रिसीव किए, 4 चेक रिसीव किए, तो हम पहले ही क्वेश्चन में ये पढ़ लेंगे कि क्या इन चेक का कोई आगे हिस्ट्री है, मतलब आगे की और ट्रांजैक्शंस हैं, हिस्ट्री नहीं सॉरी, क्या आगे की ट्रांजैक्शंस हैं, सबकी हैं। सिर्फ ए वाला चेक है जो सेम डे डिपॉजिट हुआ है, बाकी सब बाद में कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ए 10,000, ये एंट्री हमने एक कर दी। बाकी सबकी एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बी, टू सी, टू डी, ठीक है, एक साथ 18,000, 5,000। और इससे जो हमें डिस्काउंट दिया वो हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है ना, यानी कि डी से हमें चेक 8,200 में हमने कहा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 200, बजाय कि हम 3 एंट्रीज करें। हम 3 एंट्रीज कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन तुम खुद ही सोचो, 3 बार सेम ट्रांजैक्शन लिखोगे, 3 बार नरेशन लिखोगे, कितना टाइम जाएगा? अच्छा, चेक इन हैंड में नहीं, ऊपर लिखेंगे दोस्तों। अब कितना बचा? 18 एंड 5 23 एंड 31, ये हो गया। अब आगे आते हैं मार्च 12 तो हो गया ना, मार्च 13 चेक रिसीव फ्रॉम बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद कैश ऑफ 6,000, तो यानी कि हमने बैंक में चेक इन हैंड, ये बी वाला, ये हम अपनी मेमोरी के लिए लिख रहे हैं, बी लिखना जरूरी नहीं है, हम अपनी मेमोरी के लिए लिख रहे हैं। तो कितने का चेक था? 18,000 का, और हमने कुछ कैश भी डिपॉजिट कराया 6,000 का, तो यहाँ पर आ गया 24,000, ठीक है। मार्च
14 चेक रिसीव फ्रॉम सी एंडोर्स टू ई, हमने ई को चेक दे दिया, हमें ई को पेमेंट करनी थी 5100 की, जिसमें से हमने कहा चेक इन हैंड, ये सी वाला चेक था 5000 रुपये का, और डिस्काउंट रिसीव्ड 100। ठीक है, समझ में आया। फिर मार्च 15 क्या हो रहा है मार्च 15 में, चेक रिसीव फ्रॉम डी डिपॉजिटेड, हमने चेक पहले डिपॉजिट कराया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, डी का चेक था कितने का, नहीं 8000 का था ना, 8 का था ना डी का, ये डिपॉजिट हो गया। आफ्टर 2 डेज हमें पता चला कि वो चेक डिसऑनर हो गया, यानी कि मार्च 17 डिसऑनर हो गया, मतलब डी अगेन हमारा डेटर बन गया 8200 से। हमने उसे 200 रुपये का डिस्काउंट इसलिए दिया था क्योंकि वो इमीडिएटली पे कर रहा था। ठीक है, तो अब क्योंकि उसने चेक डिसऑनर कर दिया, तो हमने कहा डी डेबिट टू बैंक 8000, जो हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया था वो हम वापस ले लेंगे, जो हमने उसे डिस्काउंट दिया था वो वापस ले लेंगे। इसी में अगर ऐसा होता कि बैंक चार्जेस ₹50 फॉर डिसऑनरिंग ऑफ चेक, अगर ऐसा कुछ होता कि बैंक ने ये चार्ज भी किया है, तो हम क्या करते, डी डेबिटेड टू बैंक 8050 टू डिस्काउंट अलाउड 200, और यहाँ हो जाता 8250, क्योंकि डी ने वो चेक डिसऑनर किया है तो हम डी से ही वो बैंक चार्जेस भी लेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसा होता, जो ये सी वाला चेक है ये डिसऑनर हो गया, सपोज चेक रिसीव्ड फ्रॉम सी इज डिसऑनर। अब यहाँ तो क्या हुआ, सी तो हमारा फिर से डेटर बन गया, कितने से, 5000 से, और इस सी वाला चेक हमने किसको दिया था, ई को, ई हमारा फिर से क्रेडिटर बन गया, कितने का, वो तो हमसे पूरा लेगा 5100, और जो डिस्काउंट उसने हमें दिया था उसने वापस ले लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी बैंक चार्जेस होते, ₹20 फॉर डिसऑनरिंग, अगर यहाँ पे भी होते बैंक चार्जेस, तो हम क्या करते, सी डेबिटेड 5020 डिस्काउंट रिसीव्ड 100 टू ई 5120। भाई ई हमसे लेगा, हम सी से लेंगे, समझ रहे हो। ठीक है,
15th का CHI 15th क्वेश्चन पेज नंबर 8.61 ओपन कर लो डाउट्स में। इन्वेस्टेड इन शेयर्स फॉर 50,000 पेड आउट ऑफ सेविंग अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल है, यानी कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया पर्सनल है ना। पेड आउट ऑफ सेविंग अकाउंट, अब सेविंग अकाउंट से पे किया है तो ड्राइंग्स भी हम तब लिखते हैं जब कि हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा जाता। उसने पर्सनल इन्वेस्टमेंट की है, अपने पर्सनल अकाउंट से दिया है, तो फॉर्म का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो नो एंट्री। अगर ऐसा लिखा होता कि शेयर्स हमने परचेज किया तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते। अगर ये लिखा होता कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पर्सनल फॉर 50,000, बस इतना ही लिखा होता, सेविंग अकाउंट वाला पॉइंट नहीं मेंशन होता। हाँ ठीक है। देन H पार्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड इन फर्म्स अकाउंट। ठीक है, फर्म के अकाउंट में रॉन्गली कलेक्ट कर दिया, यानी कि बैंक ने कोई डिविडेंड कलेक्ट किया तो बैंक ने किया, वो हमारे लिए था भी नहीं लेकिन हमारे अकाउंट में डाल दिया। तो बैंक ने जब डिविडेंड डाला तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। अगर इसी के आगे ये लिखा होता कि ये रॉन्गली था, इसी के आगे लिखा होता कि रॉन्गली तो था ही, वो तो उन्होंने बता ही दिया कि रॉन्ग ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो ये बोल देते कि रिवर्स कर दो, वो बाद में ये बोल देते कि इसको रिवर्स कर दो, तो हम रिवर्स में क्या कर देते हैं, डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। मतलब वो जो डिविडेंड लिखा हुआ है वो हमारे अकाउंट पे ना होके गलती से हमारे होगा। हाँ, मतलब इनकी लैंग्वेज यही कह रही है, ये कह रहे हैं कि बैंक ने एक डिविडेंड कलेक्ट किया रॉन्गली क्रेडिटेड, यानी कि क्रेडिट मतलब फर्म के अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब है कि प्लस होना, तो उन्होंने गलती से प्लस कर दिया, तो यानी कि हमारा नहीं था ना, तभी तो उन्होंने गलती से बोला है, अगर हमारा होता तब तो बात ही क्या थी। ठीक है। आई संजीव sold his personal scooter for 35,000, deposited the amount in firm's bank account। तो ये कैपिटल हो गया, बैंक बैंक में डिपॉजिट कराया ना, बैंक टू कैपिटल। ठीक है। 17th क्वेश्चन का HEF पेज नंबर 8.62 पे है ये। हमने कहा ई पार्ट में कमीशन रिसीव्ड 25,000, तो हमने कहा कैश अकाउंट डेबिटेड कमीशन 25,000, इसमें से 20% हमारा एडवांस था, तो हमने कहा ओके कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस कमीशन 20% मतलब 5,000। इस दो एंट्रीज की जगह, इन दो एंट्रीज की जगह हम एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू एडवांस कमीशन 20,000, 5,000 और 25,000। इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम वाली से पहले हमारे पास डी ट्रांजैक्शन है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो जब हमने डी ट्रांजैक्शन की होगी तो हमने लिखा होगा लॉस बाय फायर टू परचेजेस 80,000।
इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया, उसके हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने 80% पे कर दिया, तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, पहले हम इंश्योरेंस कंपनी की एंट्री करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड टू लॉस बाय फायर, 80% मतलब 64,000, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 64,000। अभी जो हमने दो एंट्रीज की हैं एफ की, इसकी जगह हम एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, वो भी सही होगी। बस आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा कि आप ये एंट्री क्यों कर रहे हो। इसमें हम PNL वाला कर सकते हो ना, ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, P&L वाला भी, लॉस बाय फायर, ये पूरा 80, 64 और 16, ठीक है। और H है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी थी 25 लाख की, तो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग अकाउंट, जो 25 लाख है कितना परसेंट है, 10% था, 2,50,000, ठीक है।